आज हम स्थिर विद्युत इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर के पीवाईक्यू देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास में है, यदि समान द्रव्यमान का मतलब होता है कि दोनों का मास क्या हो गया, सेम, इक्वल मास के एक धात्विक गोले से, मतलब एक धात्विक गोले से दूसरे धात्विक गोले में, ये एक गोला और एक ये गोला हो गए बच्चों, दो गोले। दोनों गोलों का द्रव्यमान m और यहां पर भी m। एक गोले से दूसरे गोले में 1000 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित कर दिए। जब 1000 इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, इधर से इधर, तो ये 1000 इलेक्ट्रॉन गए। अब इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात कर रहे हैं तो इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन का जो मास है तो गोले के द्रव्यमानों में अंतर हो जाएगा। me इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, mp प्रोटॉन का द्रव्यमान। तो मैंने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान me, तो मेरे पास तो 100 इलेक्ट्रॉन है। तो जब मेरे पास में 100 इलेक्ट्रॉन है तो 100 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अगर कोई पूछेगा तो मैं कहूंगा 100 me। कितना कहूंगा, 100 me। अगर मेरे पास में 1000 इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि प्रश्न में 1000 इलेक्ट्रॉन का चाहिए, तो 1000 me, 1000 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 1000 me। अब इसमें से इसमें गए तो भैया इसका द्रव्यमान पहले की तुलना में कम हो गया, 1000 me। मतलब अब नया द्रव्यमान जो है इतना है इसका। पहले था कितना, m हो गया, नहीं था m, अब हो गया m माइनस 1000 me। कम कितना हुआ, 1000 me कम हुआ है इसका। इस गरीब की बात करें तो इसके पास आ गए, तो पहले था m और किसी के पास आ जाता है तो हम करते हैं प्लस। तो अब इसके पास में इतना है और अब इसके पास में इतना है। अब प्रश्न में पूछा क्या गया है, गोलों के द्रव्यमानों में अंतर। तो बच्चों द्रव्यमान में अंतर, तो द्रव्यमान में अंतर की अगर हम बात करते हैं तो हमको एक के द्रव्यमान में से दूसरे के द्रव्यमान को घटाना पड़ेगा। तो हमने यहां पर m प्लस 1000 me बड़ा मान है, इसमें से m प्लस माइनस 1000 me को माइनस करना पड़ रहा है। अंतर पूछा है तो एक में से दूसरे को क्या कर दिया, माइनस। माइनस करने के लिए m प्लस 1000 me माइनस m प्लस, ये ब्रैकेट हल हुआ तो ये प्लस हो गया, 1000 me। m से m कैंसल, तो यहां पर हो गया 2000 me। मतलब अब दोनों के द्रव्यमानों में अंतर कितने का हुआ है, 2000 पर ये mp लिखा, ये गलत है। सही उत्तर क्या होगा, 2000 me। तो याद रखने वाली बात, पूरा हल थोड़ी ना करेंगे, जितने भेजे उससे डबल का अंतर होगा। अगर 1000 भेजे तो कितने का अंतर, 2000। 50 भेजता तो 50 का डबल 100, 200 भेजता तो 400। मतलब अंतर पूछे तो जितने भेजे हैं उसका डबल। पहला सवाल हल होने के बाद अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा कथन हमेशा सत्य है। भाई विद्युत बल रेखाओं के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, ध्यान देने वाला है कौन सा हमेशा सत्य है, ऑलवेज ट्रू। तो 3 कथन लिखे हुए हैं। कई बार बच्चा गलती कर देगा, पहली लाइन पढ़ेगा, बोले यही सही है, यही उत्तर है। बोले ये तो ऑप्शन नहीं है, ये तो कथन है, और नीचे उसके क्या दिए, ऑप्शन। तो पहला, विद्युत बल रेखाएं धात्विक पृष्ठ के समांतर होती है।
समांतर नहीं होती है, दिमाग में फिट कर लेना, लंबवत होती है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। परपेंडिकुलर टू द सरफेस, पृष्ठ के हमेशा लंबवत होती है, मतलब पहली बात तो सही नहीं है। अब ये झूठी बात, धात्विक पृष्ठ के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता, बिल्कुल 100%। अंदर की तरफ बल रेखाएं होती नहीं है। इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉट प्रेजेंट, अंदर है ही नहीं, बल रेखाएं होती नहीं है, इसलिए अंदर की तरफ क्षेत्र शून्य, ये बात सही है। विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो दो बातें सही हैं, 2 नंबर और 3 नंबर, जो कि कहां पर मिल रहा है, बी ऑप्शन में। तो बल रेखाएं अगर हम देखें तो ये हमारे पास में एक पृष्ठ है, ये है समविभव पृष्ठ हम बोले तो इससे यह ऐसी लंबवत निकलती है और पृष्ठ के लंबवत हो गई, और अंदर की तरफ आप देख लीजिए कोई बल रेखा नहीं है, क्योंकि अंदर की तरफ तीव्रता का मान शून्य होता है। तो ये दो बातें बिल्कुल सही हैं, इसलिए सही उत्तर कौन सा बना, बी। आगे बढ़ते हैं। किसी विद्युत क्षेत्र में किसी एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया आवश्यक कार्य, परिभाषा पूछी हुई है, केवल क्या पूछी, परिभाषा। अगर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य पूछता है तो वह कार्य क्या होता है, विभवांतर। क्या होता है, विभवांतर। हाँ, अनंत से एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य पूछता, अनंत से एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तो वो विभव होता है। यहां पर लिख देता हूं, अनंत से, तो अनंत से लाने की बात हो तो क्या हो, विभव। 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाना हो, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाना हो तो ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभवांतर। एक होता है विभव और एक होता है विभवांतर। तो यहां पर एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर कहलाता है। कौन सा आवेश संभव नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज आर नॉट पॉसिबल, कौन संभव नहीं है। तो जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो सबसे पहला काम आपको ये वाला सूत्र लगाना है, n बराबर q बटे ई। ई की जगह लिखना है 1.6 गुणा 10 की घात -19। जितने भी ऑप्शन हैं उनका q उठा उठा कर यहां रखना है, रखने के बाद में n का मान लाना है। n का मान अगर फ्रैक्शन में आ जाए, डेसिमल में आ जाए तो समझ जाओ वो वाला चार्ज पॉसिबल नहीं है। n चाहिए इंटीजर में, काय में, इंटीजर होल नंबर में चाहिए। तो यहां पर ए ऑप्शन को लाकर रखा, ए ऑप्शन n इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, दोनों कैंसिल आउट हो गए, n की वैल्यू हो गई 1। बी 4.8 इंटू 10 टू द पावर -19 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, कैंसिल हो गए। ये कितनी बार कैंसिल हुआ, n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, 16, 16, 16 32, 16 48, 16 3 जा 48, 3। भाई ये भी पॉसिबल है क्योंकि n की वैल्यू होल नंबर आ रही है। सी ऑप्शन में चलते हैं, 8 इंटू 10 टू द पावर 19 -19, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, ये तो कैंसिल हो गया। n इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय 60, भाई डेसिमल हटा तो ऊपर क्या लग गया, 0, दशमलव हटाएंगे 0 लगाएं, 16 पंजे, n इज इक्वल टू कितना आ गया, 5। n का मान 5 आ गया। भाई ये भी संभव है। तो जो चौथे नंबर पर है वो संभव नहीं है, पर हल करके देखते हैं। डी में ये लिखा n इज इक्वल टू 6 इंटू 10 टू द पावर -19, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, 10 की घात 19, 19 कट गया, n बराबर 6 गुणा 1.6, दशमलव हटाया 60, 16 चौक 64, तो 16 32, 16 48, 3 दशमलव में आ रहा है यार भाई। और हमने बोला है कि n का मान दशमलव में नहीं होना, इसलिए हम बोल रहे हैं कि डी वाला, यह वाला आवेश संभव नहीं है।
तो कौन सा संभव नहीं है निकालने का सबसे बढ़िया तरीका, जो भी मान दिए हैं उनको 1.6 गुणा 10 की घात -19 से क्या दे दो, भाग दोगे और आपका कौन आएगा, n। और n का मान पूर्णांक संख्या हो, कैसी संख्या, पूर्णांक, तो समझ जाओ कि वो संभव है। पर अगर दशमलव वाली आ जाए तो समझ जाना वो मान संभव नहीं है। किसी वस्तु पर 1 कूलाम ऋणावेश है तो उस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। हम जानते हैं जब भी ऋण आएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे, एक्सेस, अधिक रहेंगे। एक बात ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तब आवेश रहता है ऋण, और कमी होती है तो धन। अब पूछा है कितने, कितने मतलब हमसे नंबर पूछा है, कौन सा नंबर, इलेक्ट्रॉन का नंबर, n बराबर प्रश्नवाचक लगा देते हैं। फार्मूला Q बराबर अभी देखा था Ne, n बराबर Q बटे E, n बराबर Q का मान दिया है 1 कूलाम, E का मान है 1.6 गुणा 10 की घात -19, -19 कहाँ गए, ऊपर, 10 की घात 19 बटे में 1.6, n बराबर 10/16 गुणा 10 की घात 19। यार बेटा 1 0 इसको दो, यहाँ हो गया 16, 16 गुणा 10 की घात 18, भाग दिया 16 पंजे 80, 16 छेंग 96, 6.25 गुणा 10 की घात 18, इतने इलेक्ट्रॉन रहेंगे भाई। अगली बार परीक्षा में ये प्रश्न आए तो हल करने की जरूरत नहीं है, याद ही रख लेना 1 कूलाम आवेश मतलब 6.25 गुणा 10 की घात 18, 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 6.25 गुणा 10 की घात 18। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बल रेखाओं के लिए सत्य पूछा भाई। अंग्रेजी में पढ़े तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में बात कर रहा है और हमसे कहा है ट्रू, सही बात बताओ। एकांक का परीक्षण आवेश को बल रेखाओं की दिशा के साथ त्वरित नहीं किया जा सकता है। भाई त्वरित किया जा सकता है, एकांक धनावेश की गमन की दिशा ही बल रेखाओं की क्या है, दिशा। तो बल रेखाओं की दिशा में ही नहीं किया जा सकता भाई, इसी में तो किया जाता है, तो ये बात तो गलत हो गई। एक समान विद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर नहीं होती है। भाई एक समान विद्युत क्षेत्र के फोटो खूब बना कर बताए हैं, यह है एक समान विद्युत क्षेत्र, और यहाँ पर बल रेखाएं परस्पर कैसी होती, समांतर, और इसने बोला है समांतर नहीं होती है, तो ये बात भी गलत है। बल की 2 रेखाएं एक दूसरे को काट सकती है, काटती भी नहीं है। अपन ने पढ़ कर रखा हुआ कि काटने का काम तो कुत्तों का है, बल रेखाएं कभी भी काटने वाली नहीं है। मतलब ये तीनों लाइनें गलत हैं। अरे चौथे में वही तो बोला है, बल की 2 रेखाएं एक दूसरे को काट नहीं सकती, यही बात सही है, सत्य है, इसीलिए हमारा उत्तर कौन सा होगा, डी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा 6 के बाद में 7 नंबर, अंग्रेजी, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। भाई फिर से सही लाइन पूछी है, अंग्रेजी में एक बार पढ़ने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर कंटिन्यूअस कर्व इन द इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्टिंग फ्रॉम नेगेटिव चार्ज बॉडी एंड एंडिंग टू पॉजिटिव चार्ज बॉडी। ये बोल रहे हैं कि नेगेटिव से स्टार्ट होगी और ख़त्म कहाँ पर होगी, पॉजिटिव पर। यह बात गलत है। हम अच्छी तरह जानते हैं शुरू कहाँ से होती है, प्लस से, और ख़त्म होती है माइनस पर, तो ये तो गलत हो गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इंटरसेक्ट टू ईच अदर, काटती है, काटने की बात कर, काटती नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर नॉन कंटिन्यूअस कर्व इन इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्टिंग फ्रॉम नेगेटिव चार्ज एंड एंडिंग फ्रॉम पॉजिटिव, स्टार्टिंग फ्रॉम नेगेटिव और एंडिंग फ्रॉम पॉजिटिव, ये भी गलत है यार। तीसरा, इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर कंटिन्यूअस कर्व इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव और गई कहां पर, नेगेटिव।
हाँ भाई, ये वाला ऑप्शन सही है। बल की स्थिर विद्युत रेखाओं के बारे में गलत कथन नहीं, सत्य चाहिए। सत्य कथन के बारे में हम जानते हैं, ये देखो इंग्लिश में थोड़ा क्या सकारात्मक लिखा है, सकाराम लिख देना था सकारात्मक की जगह। सकारात्मक मतलब पॉजिटिव और नकारात्मक मतलब नेगेटिव। अब हिंदी मीडियम का बच्चा बेचारा क्या करे, नकारात्मक तो पहले से ही रहता है। तो बल की स्थिर विद्युत रेखाएं एक विद्युत क्षेत्र में नकारात्मक आवेश से शुरू होती है। नकारात्मक मतलब नेगेटिव से नहीं, पॉजिटिव से शुरू होकर कहाँ जाती है, नेगेटिव। तो पहली लाइन तो हो गई गलत। बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित, हम सामान्य भाषा में बोलते काटती, काटती नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। यहां पर बोल दिया प्रतिच्छेदित करती है, गलत। बल रेखाएं नकारात्मक आवेश निकाय से शुरू होती है। नकारात्मक से नहीं होती रे भाई, सकारात्मक से होते, पॉजिटिव से। बल की स्थिर विद्युत रेखाएं एक विद्युत क्षेत्र में सकारात्मक आवेशित से शुरू होकर निरंतर घूमती रहती है और नकारात्मक आवेश पर जाकर समाप्त होती है, जो कि बात बिल्कुल सही है। इसलिए सही बात कौन सी निकली, डी में। देखो बल रेखाओं के ऊपर आपको पिछले 7 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिल गए। मतलब बल रेखाओं के गुण थ्योरी वाला हिस्सा है और परीक्षा के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। गतिशील आवेश उत्पन्न करता है। अगर हमारे पास में स्थिर आवेश है तो ध्यान दीजिएगा, केवल और केवल विद्युत क्षेत्र लाएगा। और अगर हमारे पास में गतिशील आवेश है तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों लाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी लाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी लाएगा। अब ये प्रश्न तो आ गया, गतिशील आवेश तो बोले दोनों, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों। तो सही आंसर कौन सा हो गया, ए। पर ध्यान देना है, त्वरित आवेश लिखा मिल जाए। कौन सा आवेश, त्वरित। तो त्वरित आवेश की अगर हम बात करें तो त्वरित आवेश जो है वह विद्युत क्षेत्र भी लाता है, चुंबकीय क्षेत्र भी लाता है और साथ ही साथ विद्युत चुंबकीय विकिरणें भी लाता है। तो अगली बार हो सकता है प्रश्न में थोड़ा परिवर्तन आ जाए, गतिशील की जगह क्या लिखा हुआ आ जाए, त्वरित। और त्वरित आवेश क्या लाएगा, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय विकिरणें, 3 बातें। आगे बढ़ते हैं। एक सकारात्मक आवेश की निम्न स्थितिज ऊर्जा से उच्च स्थितिज ऊर्जा में पहुंच जाता है। अच्छा, निम्न स्थितिज क्षेत्र से उच्च स्थितिज क्षेत्र में पहुंच जाता है तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान होगा। अंग्रेजी पढ़ लें यार थोड़ा सा। इफ अ पॉजिटिव चार्ज, धन आवेश है अपने पास में, को शिफ्ट कर रहे हैं लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल। आप देखो ना, आप समझ में आ रहा, लो से हाई पोटेंशियल। यहां पर विस्थितिज क्षेत्र लिखा है, स्थितिज, इसको हिंदी में विभव कहते हैं। क्या कहते हैं, विभव। पर जब ट्रांसलेट हुआ तो वहां पर क्या आ गया, स्थितिज। तो बच्चा स्थितिज में कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए ध्यान कहां पर रखो, थोड़ा अंग्रेजी पर, जिसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब विभव। तो इन लोगों ने क्या कहा, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर ले जाना है। किसको ले जाना है, धनावेश को। अरे भाई, तो निम्न विभव मतलब ऋण है और उच्च विभव मतलब धन है। आप खुद सोचो, ये धन क्या उस धन के पास जाना चाहेगा, नहीं जाना चाहेगा, क्योंकि धन धन को क्या करता है, प्रतिकर्षित, रिपेल।
तो ये उसके पास में जाने वाला नहीं है, पर आप लेकर जा रहे हो। तो जब आप लेकर जाओगे तो आप तो जबरदस्ती करोगे, क्या करोगे, और जब आप जबरदस्ती लेकर जाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, काम। और जब आप काम करोगे तो सामने वाले के अंदर ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो यहां पर हम बात करते हैं कि भाई सकारात्मक आवेश को निम्न से उच्च क्षेत्र में ले गए तो विद्युत ऊर्जा का मान, स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ेगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ेगा। ये ध्यान देना है, क्योंकि जहां पर हम काम करेंगे वहां पर क्या करेगा, बढ़ेगा। और जहां पर हम काम नहीं करें, जैसे मान लो बोल देता कि भाई उच्च विभव पर हमने प्लस क्यू को रखा है और माइनस क्यू की तरफ वो जा रहा है या निम्न विभव की तरफ जा रहा है, तो वो अपने आप जाएगा। और जब वो अपने आप जाएगा तब ऊर्जा का मान घटेगा। हम करें तो बढ़ेगा, हम नहीं करें तो घटेगा, स्थितिज ऊर्जा का मान घटेगा। तो ये एक छोटी सी बात है। आगे बढ़ाते हैं अगले सवाल की तरफ। एक धात्विक गोले को 12 वोल्ट के विभव पर आवेशित किया गया है। धातु का गोला है भाई, गोले के केंद्र पर विभव, थ्योरी वाला प्रश्न, गोले के ऊपर जितना विभव होता है उतना ही विभव उसके अंदर भी होता है। तो हमने पहले भी कहा, फिर से बोल रहे हैं, गोले के अंदर अगर सतह पर विभव 12 है तो अंदर भी विभव 12 है। सर थोड़ी देर पहले तो आपने शून्य बोला था। नहीं रे बेटा, वो तीव्रता का मान शून्य था, तीव्रता अंदर शून्य है, पर विभव वही होगा जो कहां पर होगा, सतह पर। तो यहां पर आवेशित किया जाता है तो गोले के केंद्र पर विभव कितना मिल जाएगा, 12 वोल्ट। 12 वोल्ट। 50 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक धात्विक चालक पर विभव 12 वोल्ट है। गोलाकार कोष के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र पूछा भाई अपने से और विद्युत विभव। कितनी जोरदार बात है, अभी तो बताई थी कि केंद्र पर तीव्रता का मान, विद्युत क्षेत्र E का मान शून्य होता है और विभव का मान वही होगा जो सतह पर है। सतह पर कितना है, 12 वोल्ट। तो उत्तर क्या लगाएंगे अपन, एक बार 0 और एक बार 12। 0 और 12 कहां मिला। तो ध्यान देने वाली बात है कि अगर मैं 10 नंबर का प्रश्न एक साल हल कर लेता हूं पीवाईक्यू में, तो उससे ही संबंधित प्रश्न 11वां उसी अगले साल में आ जाता है। मतलब प्रश्न आपको देखने में आएंगे, मिलते जुलते रहते हैं। तो अगर हम पीवाईक्यू को भी बहुत ध्यान से सॉल्व करते हैं, आसपास की बातें ध्यान रखते हैं, तो आसानी से उत्तर लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग। अब देखो, नहीं सही नहीं है वो पूछा है। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब तीव्रता के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अ होलो स्फीयर इज इनफाइनाइट। Hollow sphere act as an electrostatic shield. When a hollow sphere is charged, the entire charge remains on the surface of the sphere. The force acting on a unit positive charge located at a point in the electric field is called electric field intensity. चारों बातों में से अगर हम बात करें तो डी वाला ऑप्शन तो डेफिनेशन है, तो ये डेफिनेशन तो बिल्कुल सही है, पर हमको तो नॉट करेक्ट पूछा है। दूसरा, when a hollow sphere is charged, entire charge remains on the surface. जब भी आप किसी कंडक्टर को चार्ज देंगे और उस कंडक्टर की अगर हम बात करें वो होलो है, तो वह चार्ज हमेशा उसके कहां जाएगा। ये वाली लाइन भी सही है। होलो स्फीयर एक्ट एज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड की बात कर रहे हैं, मतलब अंदर की तरफ E की वैल्यू क्या है, 0, शील्ड की तरह काम करेगा। बिल्कुल सही बात है, तो ये भी सही है। तो गलत कौन सा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अ होलो स्फीयर इज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट थोड़ी ना होती है, अंदर जाओगे तो क्या मिलेगी, 0। इनफाइनाइट तो बहुत मुश्किल है। तो गलत, रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है, ए वाला। हिंदी में, किसी खोखले गोले के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अनंत होता है। नहीं, अनंत तो नहीं होता है, जो भी होगा वो क्या होगा, शून्य।
तो सही नहीं पूछा था, तो गलत बात कौन सी है? ए वाली, इसलिए आ गया। खोखला गोला स्थिर विद्युत परिरक्षक। अब देखो इंग्लिश में खतरनाक काम। स्थिर विद्युत परिरक्षक की भांति कार्य करता है, शील्ड की तरह। कैसे शील्ड की तरह काम करता है उसको समझाने की आपको कोशिश करते हैं। बरसात के दिन है, बरसात के दिन में आदमी अपनी गाड़ी में बैठकर घूमने गया लॉन्ग ड्राइव पर। अचानक से क्या आया? पानी। पानी आ रहा है, साथ में कौन कड़क रही? बिजली। अब बिजली कहाँ पर गिर गई? कार पर। जैसे ही बिजली कार पर गिरेगी, आप जानते हो कार मेटल की है। काय की है? मेटल। तो वो जो चार्ज है उसकी सरफेस पर रहेगा, और चार्ज सरफेस से होते हुए किस में चले जाएगा? अर्थ में। बहुत सारा चार्ज अर्थ में चले जाएगा। आपने देखा होगा कि टायर के थ्रू जाएगा, ऐसे यहां से। तो टायर तो है इंसुलेटर यार, टायर बोलेंगे मैं करंट को जाने नहीं दूंगा, तो वहां पर बहुत सारी क्या प्रोड्यूस हो जाएगी? हीट। और हीट प्रोड्यूस होने के बाद में वो टायर फट जाएगा। और आप जानते हो रिम आती, रिम वो तो मेटल की होती है, वो फिर आप किससे टकरा जाएगी? जमीन से। और सारा करंट कहाँ चले जाएगा? जमीन में। और अंदर बैठने वाले लोगों को कुछ भी होने वाला नहीं। शील्ड बन गई, इलेक्ट्रिक शील्ड। तो जीवन में अगर हमको लॉन्ग ड्राइव पर बरसात के दिनों में जाना पड़े कार में घूमने के लिए, और अचानक से बिजली कम चढ़ के तमके, तो हमको बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। नहीं तो बोले निकल कर किसी पेड़ के नीचे चले जाओ, मरोगे। फिर कार में बैठो बढ़िया। क्यों? क्योंकि चार्ज कहाँ से चले जाएगा? बाहर से। आपने कई बार देखा होगा कि जो गाड़ियाँ रहती है, ट्रक वगैरह जो पेट्रोल डीजल लेकर जाते हैं, उन पेट्रोल डीजल ले जाने वाले ट्रकों के नीचे जो है वो तार लगे रहते हैं। आगे की तरफ चेन टंगी रहती है और चेन जमीन से घसीटती रहती है। लोगों को ऐसा लगता है कि डिजाइन डाल कर रखी है, पर डिजाइन नहीं। अगर कहीं से क्या आ जाए? करंट, तो वो करंट उन चेन के थ्रू किस में चले जाए? अर्थ में। अर्थिंग बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर एकांक धनावेश पर कार्यरत बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है, जिसको हमने ई से लिखा है। ई बराबर हम लिख चुके हैं F/Q। एकांक आवेश पर लगने वाले बल को कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगला, ठोस गोले के अंदर विद्युत विभव का मान। सॉलिड अंदर, अंदर विभव का मान कितना रहता है? तो अगर हम बात करें तो अंदर की तरफ जो है वह शून्य रहता है। हमसे पूछा गया है सतह का आधा होता है, अनंत होता है, पदार्थ पर निर्भर करता है, इस तरह की बातें। अब यहां पर लिखा है ठोस गोला। कैसा लिखा है? ठोस। अब ठोस गोले की अगर हम बात करें तो हमको इस प्रश्न में बताया नहीं गया कि कैसा ठोस है। अगर हम बात करें धात्विक ठोस की, सुचालक ठोस, तो सुचालक ठोस के लिए विद्युत विभव का मान सतह के बराबर। अंदर जो विभव है वह कितना मिलेगा? सतह के बराबर। पर इसके लिए कैसा होना चाहिए? सुचालक। कहां पर पूछा है? गोले के अंदर। गोले के अंदर, तो अंदर सतह के क्या हो जाएगा? बराबर। पर उसके लिए आपका गोला कैसा होना चाहिए? सुचालक ठोस। आगे अगर हम बात करें तो कुचालक हुआ। तो कुचालक ठोस के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं किसकी? विभव की। तो कुचालक ठोस के अंदर विभव अगर हम देखेंगे तो V बराबर होता है KQ R⁻³ माइनस R⁻³ 3R⁻³ माइनस R⁻³ बटे 2R⁻²। ऐसा रहता है। तो अब कुचालक ठोस के अंदर अगर हम बात करें विभव का मान,
तो अंदर ठोस के लिए अलग कहानी है, और ठोस में भी धात्विक या सुचालक के लिए अलग है और कुचालक के लिए अलग। तो ऐसे समय पर हमारे लिए उत्तर दे पाना संभव नहीं होता है। अब लिखा है पदार्थ पर निर्भर करता है, सतह का आधा होता है, अनंत होता है और शून्य होता है। तो हमको परीक्षा में उत्तर क्या दिया गया है, अगर हम देखें तो हमें परीक्षा में इसका उत्तर दिया गया है शून्य। अब देखो शून्य उत्तर दिया है तो क्या बताकर दिया है, मैं आपको बता दूं कि शून्य उत्तर तभी लगा पाएंगे जब हमसे कहा जाएगा कि विभवांतर बताओ। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है यहां पर, विद्युत विभव नहीं, क्या आना चाहिए, विभवांतर। और विभवांतर आएगा तभी हमारा उत्तर क्या बनेगा, शून्य। और कुचालक ठोस हुआ, कैसा हुआ, कुचालक ठोस, तो फिर आप बोलोगे कि अंदर अंदर विभवांतर शून्य नहीं होता। केंद्र पर भी चले जाओगे तो आपको विभवांतर शून्य मिलने वाला नहीं है। तो यहां पर जो प्रश्न है वो थोड़ा सा इनकम्प्लीट जैसा लगता है, पर अगली बार इस तरह का प्रश्न आए तो अपन भी क्या लगाएं, शून्य। आगे बढ़ते हैं। कोई आवेश जिसका मान इतने कूलाम है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या निकालना है, तीव्रता। सिंपल सिंपल सिंपल, केवल तीव्रता का क्या लगाओ, सूत्र। सूत्र है E बराबर F बटे Q। एक और होता है E बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 Q बटे R का वर्ग। अब बच्चों देखो, हमको प्रश्न में आवेश दिया यार, बल थोड़ी ना दिया, तो ये सूत्र नहीं लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे। क्या दिया, आवेश। E बराबर 9 गुणा 10 की घात 9, Q का मान 2 गुणा 10 की घात -5, R 20 सेंटीमीटर। अब 20 की दूरी लिखा है। अब देखो हिंदी और अंग्रेजी में थोड़ा सा गड़बड़ा, यहाँ पर लिखा ही नहीं है 20, यहाँ लिखा है तो इसलिए अंग्रेजी ध्यान दो थोड़ा सा। 20 सेंटीमीटर, तो भाई 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और उसको मीटर में बदला तो 100 से क्या दिया, भाग। ये जीरो ये जीरो ये जीरो कैंसल, ये वाले 2 से ये वाला 2 भी कैंसल, ये 100 है, ये कहाँ उछल गया ऊपर, ये 9 से ये 2, तो E बराबर 4.5 गुणा 10 की घात 9 गुणा 10 की घात -5 गुणा में 100। अब हल कर लो, 9 में 2 बढ़ाना पड़ेगा यार बेटा, 11, 11 में से कितने घटाएं, 5। तो E बराबर 4.5 गुणा 10 की घात 6। कहाँ मिल रहा है, बी में नहीं, बी में -6 है, डी में, पर डी में तो 3.5 नहीं, ऑप्शन ही हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो अगर हम बात करें तो हमारे पास में +6 वाला हमको लगाना पड़ेगा, और +6 वाला जो है हमारे पास कौन सा है, डी। हो सकता है प्रिंटिंग में मिस्टेक हो, यहां पर 4.5 हो, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा 4.5। और एक बार हम चेक भी कर लेते हैं अपने गुणा भाग को। 9 Q 2 अपॉन में 20, एक कट गया, सही बात है, 9 4.5 ही आएगा। 4.5 गुणा 10 की घात 6 न्यूटन पर कूलाम ही उत्तर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। चुंबकीय प्रवाह, अरे भाई चुंबकीय प्रवाह, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं इसको बच्चों, क्या बोलेंगे, फ्लक्स। और फ्लक्स की इकाई जो है वह होती है वेबर। टेस्ला किसकी है, चुंबकीय क्षेत्र की है, मैग्नेटिक फील्ड की है। कूलम किसकी है, कूलम चार्ज की, आवेश की।
मोह किसकी है? मोह, मोह की अगर हम बात करें तो वह है कंडक्टेंस। चालकत्व की है। अब कंफ्यूजन नहीं होना, कंडक्टेंस अलग चीज है और कंडक्टिविटी अलग चीज है। चालकता और विशिष्ट चालकताएं अलग अलग शब्द है। तो ये जो मोह है ये कंडक्टेंस की है, कंडक्टिविटी की नहीं। आगे बढ़ते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम अनुसार जब हम बाएं हाथ के अंगूठे बायां मतलब लेफ्ट हैंड, ऐसा अंगूठा, मध्यिका और तर्जनी, अंगूठा, मध्यिका और तर्जनी एक दूसरे के लंबवत व्यवस्थित करते हैं तो तर्जनी किस दिशा को दर्शाती है? हमसे तर्जनी के बारे में पूछा हुआ है। तर्जनी की अगर हम बात करें तो तर्जनी को हम कौन सी फिंगर बोलते हैं? इंडेक्स। इंडेक्स माने ये वाली। लोग ऐसे करते रह रहे हैं आजकल, पर वो ऐसे किसे कर रहे हैं? मिडिल से। ये वाली उंगली कौन सी है? मिडिल। ये वाली कौन सी है? तर्जनी। तो ये तर्जनी के बारे में पूछा गया है। तो तर्जनी किसको इंडिकेट करती है? फोर्स को। किसको? मैग्नेटिक फोर्स। ये अगर हम बात करें तो हमारे पास में चुंबकीय क्षेत्र एक है मैग्नेटिक फील्ड, एक है करंट और एक है फोर्स। तो जैसे अगर हम बात करें तो ये हमारे पास में कौन है? एक चालक तार है, ये दूसरा चालक तार है। इस चालक तार में क्या बह रही है? धारा। इसके कारण से कौन आया? मैग्नेटिक फील्ड आया। तो मैग्नेटिक फील्ड तो किधर है? अंदर की तरफ। ये ऐसे निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड। करंट की दिशा में अंगूठा, उंगलियां जहां कैलकुलेट करना है, और आपकी हथेली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाती है। किसको दिखा दिया? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। अब चुंबकीय क्षेत्र किधर है? अंदर की तरफ। तो ये आपकी उंगली जो है ये चुंबकीय क्षेत्र, ये मैग्नेटिक फील्ड। अंदर ये करंट की दिशा में और ये बल की दिशा में। तो आपकी इस उंगली के बारे में थोड़ी ना पूछा है, आपकी कौन सी उंगली के बारे में पूछा? तर्जनी। तर्जनी किसको दिखा रही? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बता रही है। इसीलिए इसका सही उत्तर कौन सा है? सी। छह प्रतिरोधों का उपयोग करके दो प्रतिरोध प्राप्त करना है। छह प्रतिरोधों का उपयोग करके दो प्राप्त करना है। अब बच्चे को दिक्कत आ जाती है, यार 6 से 2 लाना है। 6 प्रतिरोधों का मतलब 2 ओम रेजिस्टेंस यूजिंग ओनली 6 ओम रजिस्टर। 6 ओम का उपयोग करो और कितना ओम लाओ? 2। 6 ओम प्रतिरोधों का उपयोग करके 2 ओम चाहिए, तो उसके लिए आपको कितने लगाना पड़ेगा? वो भी कैसे? भाई आपको चाहिए 2, हर एक का मान 6, तो n सूत्र होता है आर नेट बराबर R बाय n। तो आर नेट कितना है? 2, हर एक का मान 6, n चाहिए तो n बराबर 6/2। तो सही उत्तर कौन सा हो गया? डी वाला। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो है करंट के 2-3 क्वेश्चन आ गए हैं। कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स किसके समानुपाती होता है? भाई फ्लक्स का अगर हम देखें तो फ्लक्स इज इक्वल टू होता है बी ए।
फाई इज इक्वल टू होता है, बी की जगह रखते हैं कुंडली है, कुंडली, कुंडली का फॉर्मूला शायद तुमको याद होगा, के 2 पाई आई अपॉन आर, और इनटू में ए की जगह पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो कुंडली के प्रतिरोध, प्रतिरोध तो आ ही नहीं रहा भाई, प्रवाहित धारा, हाँ धारा बिल्कुल, फाई और आई, और कुंडली की लंबाई, लंबाई जैसा तो है नहीं, त्रिज्या है, तो सही उत्तर क्या हो गया, उसमें प्रवाहित धारा। ये हमारी उत्तरमाला हो गई। तो ये 17-18 क्वेश्चन जो है हमारे पास में अवेलेबल हैं, जिनमें से 3 से 4 बार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर ही क्वेश्चन आया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेफिनेशन पूछ ली, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन पूछ ली हमसे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा, विद्युत विभव की परिभाषा, विभवांतर और गोलों के बारे में सामान्य जानकारी, बिल्कुल सुपरफिशियल जानकारियां पूछी है, खूब अंदर तक की बातें हमसे नहीं पूछी गई है। बड़ी आसानी से अगर हम PYQ सॉल्व करेंगे तो आने वाले सवाल का क्वेश्चन जरूर इसमें से बैठेगा। तो ये यहाँ पर समाप्त होता है। अगले चैप्टर के साथ में एक बार फिर मिलते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।